मुस्लिम आरक्षण के बारे में बात नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना आजाद लिखते हैं कि मैं जब दूसरी मर्तबा कांग्रेस का सदर बना तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा, और इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मैंने नेहरू से कहा था कि कैबिनेट प्लान को मंजूर कर लो। नेहरू ने उसको मंजूर नहीं किया। आजाद लिखते हैं, बल्कि तारीख बताती है आपको कि गांधी ने कहा नेहरू से कि एक ऐसे मुसलमान को कांग्रेस का सदर बनाओ जो हमारी बात को सुनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो आज परेशानी हम उठा रहे हैं, आज 2024 में जो आप और हम अपनी बर्बादी और हमारी कमजोरी और हमारी डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं, ये दास्तान सन 47 के बाद से शुरू होती है, जिसके ताल्लुक से नेहरू ने आजाद के बारे में कहा था ये हमारे अमीर कारवान है। मौलाना आजाद पार्लियामेंट के एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, 1 साल तक पार्लियामेंट को मौलाना तकरीर नहीं करने आए थे। मौलाना अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में कहना शुरू कर दिए कि नहीं नहीं, तुम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजार लो। किसने उस वक्त कहा था? उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश के एक मुख्यमंत्री होते थे गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करना पड़ेगा। आज 2024 में हमसे यही कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उसको अपनी वफादारी साबित करो। आप जानते नहीं होंगे नौजवानों, उस वक्त 1950 के दहे में कश्मीर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की ताल्लुक से एक वाकया हो गया। तारीख गवाह है कि लाखों मुसलमानों को उस वक्त भारत से निकालकर ईस्ट बंगाल में उनको भिजा दिया गया था। ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है। अगर मैं तारीख में चला जाऊंगा तो बहुत सी बातें कह सकता हूं, मगर सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं आपसे। हमको बार बार डराया गया तुम वफादार बनो, तो अंग्रेजी का शब्द है सबमिशन, कि तुम सबमिशन हो जाओ, झुक जाओ। ओवैसी कहता है कि एजेंसी चाहिए हमको, सबमिशन नहीं चाहिए। और एजेंसी का मतलब यह है कि हमारी लीडरशिप बने। जब हर समाज की लीडरशिप है, अब महाराष्ट्र में हर समाज का लीडर है, उठाकर देख लो आप। बैकवर्ड क्लास का है, उसका दंगरों का नेता है, माली समाज का नेता है। दलितों में आप देख लो, उनमें भी है, उनका नेता है। अपर कास्ट में देख लो आप, उनका नेता है। बल्कि नरेंद्र मोदी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं मैं ओबीसी का नेता हूं। मोदी का भाषण 2 दिन पहले का सुन लो आप कि ओबीसी को डिवाइड किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब सबका नेता हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो फिर मुस्लिम अक़लियत का नेता क्यों नहीं हो सकता? आपकी लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हो सकती है? ये चुनाव इस बात को बताएगा कि क्या आप में इतना सियासी शऊर है या नहीं है। आजाद तो 47 में लिख दिए मैं इस मुल्क के बंटवारे के खिलाफ था। ना नेहरू ने मेरी बात सुनी, ना गांधी ने मेरी बात सुनी। आजाद उस वक्त पार्लियामेंट में पुकार रहे थे कि रिजर्वेशन दो मुसलमानों को, तो उन्हीं की पार्टी से चंद मुसलमानों को खड़ा करके उनको गाली दी जाती थी, जिसमें तजम्मुल नाम का एक शख्स भी था। डिटेंशन का कानून बनाया गया, तो उस कानून की कमेटी में सादुल्ला साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बोले कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों पर होगा। तारीख ने देख लिया कि डिटेंशन कानून में सादुल्ला ने जो कहा था, फिर उसके बाद हमारे देश में यूएपीए बना, उसके बाद टाडा बना, कोटा बना, अब फिर एक नया यूएपीए बन चुका है। ये हमारी खामोशी की वजह से था।
और हमारे उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं को कह दिया गया था कि तुम सियासी लीडरशिप की बात मत करो, तुम्हारे सिर्फ तहजीबी तहफुजात की बात करो। ओवैसी और मंजलिस ये कहती है कि सियासी ताकत तुम्हारे पास जब होगी, सियासी नेता तुम्हारे पास जब होगा, सियासी एमएलए जब तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत होगी। बगैर सियासी लीडरशिप के ना तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जबान की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जान की हिफाजत होगी। इसीलिए अब मजलिस से कहती है कि लीडरशिप बनाओ। और कोई कहेगा कि नहीं वो हारून है, अरे वो हारून कह का हारून है, वो कुछ नहीं बोल सकता अपनी पार्टी में, वो रबर स्टैंप बन के रहेगा वहां पर। आपके लिए को लड़ने वाले की जरूरत है। उस वक्त आजाद को चुप कर दिया जाता था। 1947-49 में जब आजाद रिजर्वेशन की बात करते थे, आज ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के बारे में बोलता है, तो हमको भी दबाने की कोशिश की जाती है, मगर हम दबने वालों से नहीं है। वक्फ का बिल पेश हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की, हमको भी दबाने की कोशिश की गई, खामोश करने की कोशिश की गई, हम खामोश नहीं हुए। CAA का कानून लाया गया, पूरी पार्लियामेंट के सामने मैंने उस कानून को फाड़ दिया। उसका नतीजा ये निकला कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी एक मुकाम पर जब हमारी गाड़ी टोल गेट पर रुकी तो जालिमों ने हम पर 6 गोलियां चलाई। खैर अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में बचा लिया। जिंदगी है, कभी खत्म होगी, सबको इस दुनिया से जाना है। मगर याद रखो, जब आजाद ये कह रहे हैं तो ये तमाम ये जो हारून है या जो दूसरी पार्टी में जो बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हैं, अरे आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा था, अब ऐसे आदमी को सदर बनाओ जो हमारी बात सुन सके। मुझे याद आ रहा है, मुंबई के एक मशहूर स्कॉलर थे अब्दुल गफूर नूरानी साहब। मैं बड़ा करीब था नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हालिया 1 महीना 2 महीने पहले इंतकाल हो गया नूरानी साहब का। नूरानी साहब का एक आर्टिकल है फ्रंट लाइन मैगजीन में, गूगल में जाकर देखो। नूरानी साहब ने लिखा, इस पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा था कि जब नई भारत की आजादी के बाद कैबिनेट बनेगी उसमें आजाद को मंत्री नहीं बनना चाहिए। तुम समझ रहे हो ये नाइंसाफी अब शुरू हुई। तुम समझ रहे हो कि इल्जाम मुझ पर अभी लग रहा है, तो इल्जाम उस जमाने से लग रहा है और लगते रहेंगे। मगर आपको फैसला करना है। सवाल रईस लश्करिया को कामयाब करना नहीं है, सवाल ओवैसी के भाषण को सुनकर जिंदाबाद के नारे लगाकर घर में जाकर आराम से सो जाना नहीं है। तुमको अपनी जिंदगी का और जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। कैसे दोगे तुम सबूत? आंख में आंसू लाकर दोगे या जिंदाबाद के नारे लगाकर दोगे या अल्लाह अकबर कहकर तुम बता दो कि हम बड़े बहादुर? नहीं, तुम्हारी बहादुरी यह है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यह मुंबई की तारीखी सरजमीन है, अपने नुमाइंदे को आप कामयाब कर सकते हैं। यहां से रईस लश्करिया को मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। पार्लियामेंट का चुनाव था, मैं नहीं आया तुम्हारे दरमियान। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, भारत की जनता का फैसला है, जमहूरियत है, उसका हम एहतराम करते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला आया। मगर अब तो ये विधानसभा का चुनाव है, आमदार का चुनाव है। अगर यहां पर भी आप बोलेंगे अरे कैसा होगा, और आप मेरी बात को याद रखना, 15 सितंबर के बाद जिस तरह मौलाना आजाद के खिलाफ, हिफ्जुर रहमान के खिलाफ एक तजम्मुल साहब थे, वो तजम्मुल खड़े होते थे, मौलाना आजाद से उनको बोलते थे आप गलत कह रहे हैं। इसी तरह के लोग आप देखेंगे 15 नवंबर से आपके दरमियान में आकर कहेंगे क्या ओवैसी की सरकार बनेगी? ये वायरस छोड़ेंगे कोविड की तरह, क्या ओवैसी की सरकार बनेगी? क्या ओवैसी का विधायक
अगर रईस लश्करिया जीत जाएगा तो मंत्री बनेगा? क्या इनके पास इतना वोट है वो जीत सकेंगे? ये आकर ये वायरस फैलाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, इस वायरस का जवाब यही है कि आप मुत्तहिद और मुत्तफिक रहिए। यकीनन आप यहां से रईस लश्करिया को अपना विधायक बनाइए। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना शिंदे ना फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि एक सेक्युलर फॉर्मेशन की हम तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए पहले आपको अपने आदमी को कामयाब करना पड़ेगा, अपनी पार्टी के नुमाइंदे को कामयाब करना पड़ेगा। मेरे भाई, हमारा हाल तो ऐसा है, भारत की राजनीति में मुस्लिम अक़लियत का हाल मैं कह रहा हूं, सुन लो आप। शायद आपको बड़ी तकलीफ हो, मुझ पर गुस्सा आ जाए, मगर सच्चाई तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर, और बैंड बाजे में कोई बाजा बजता है कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जिस जगह पर निकाह होता है उसमें दूल्हा और बाराती अंदर चले जाते और जो बैंड बाजे के लोग हैं वो उस शादी खाने से या जिस जगह पर निकाह हो रहा है बाहर रोड पर खड़े होते हैं। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं। मगर जब हमको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे घर नहीं है, तुम्हारा बच्चा जेल में है, तुमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे इलाके में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, हमने वोट डाल दिया। अरे किसको डाला तुमने वोट? अगर 70-75 साल पहले आजाद से इस तरह का सलूक किया गया था, वो कुछ नहीं कर सके इन जालिमों के सामने। ये तमाम एक ही है। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है जब मैं पढ़ता हूं, देखता हूं हालात को, तो क्या कहूं आपसे। यहां पे रईस लश्करिया का हमने ऐलान किया तो आपने अपने हारून को उतार दिया। बताइए आप, ये अलाउद्दीन के चिराग से हारून कहां से निकला जिन बन के? हमने तो पहले ऐलान कर दिया था। मगर मकसद क्या है कि मौजूदा विधायक बीजेपी की है वो कामयाब हो जाए। मगर मैं वर्सोवा की तमाम वोटर से अपील कर रहा हूं कि आपने 2 मर्तबा यहां से बीजेपी को कामयाब किया। यहां पर पीने के पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का अस्पताल नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक वोट यहां से रईस लश्करिया साहब को देकर कामयाब करें। अब ये बीजेपी, आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी है, शिंदे है, कांग्रेस है, शरद पवार है, ये ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि गरीबों को बता रहे हैं कि हम अब आसमान से तारे तोड़कर लाके दे देंगे, तुम्हारे कदमों में रख देंगे। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी सरकार बनेगी उसको 5 साल के अंदर करीब 60 या 70 हजार करोड़ रुपए कर्जे के अदा करना पड़ेगा। हर साल महाराष्ट्र में कर्जे का इंटरेस्ट 57,000 करोड़ है। माने ये क्या है मामला, बताइए आप। यानी पूरे महाराष्ट्र के गरीबों को आप मखरूज बना रहे हैं और बोल रहे हैं ये करे वो करे। खैर, मेरा आपसे एक ही बोलना है, शिंदे बोलते कि हम लाडली बहना में 1500 रुपये डाले, बहुत अच्छा करे। ये अपने जेब से नहीं दे रहे, ये उनके परिवार का पैसा नहीं है। बीजेपी बोल रही कि हम उसको 2000 रुपये कर देंगे, ये अमित शाह का जाती पैसा नहीं है। कांग्रेस बोल रही है कि हम बस में फ्री सर्विस कर देंगे, ये भी इनका जाती पैसा नहीं है। लीजिए, जरूर बराबर लीजिए, मगर वोट आप उन लोगों को दीजिए जो महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेंगे।
जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, जो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे। वरना याद रखिए, ये डर डर कर राजनीति जो हम कर रहे हैं पिछले 70 साल से, इसका कितना फायदा हमको हुआ। आज अफसोस के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने नौजवान यहां पर 20, 25, 30